जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एफडी है, आरडी है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, बिजनेस है और भी बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इसकी एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए की रिटर्न भी आपको आ जाएगी। लेकिन आज इस बात को हम झूठा साबित करने वाले हैं। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपको एफडी नहीं करानी चाहिए, लेकिन एफडी करवाने के फायदे तो आपने बहुत लोगों से सुने होंगे। अगर आपके पास एफडी का पैसा पड़ा है, अगर आपके पास कोई स्पेयर पैसा पड़ा है, तो अगर आप उसकी एफडी कराते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज, नुकसान, क्योंकि आपके ये खून पसीने की, आपके मेहनत की कमाई है ये। अगर आप इसको एफडी में लगाते हो तो क्या क्या नुकसान आपको एफडी करवाने से हो सकते हैं, वो देखने वाली बात है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, किसी पर्सन की जो रिस्क एबिलिटी है। मैं आपको बोल दूंगा कि आप इसको शेयर मार्केट में लगा दो, हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए, हो सकता है आपका पैसा आधा भी रह जाए, तो आप बोलेंगे मुझे तो मेरी 6% की एफडी ही बहुत प्यारी है। तो ऐसी बात नहीं है, हर पर्सन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे रूल हैं एफडी के जो हम यहाँ पे डिसएडवांटेज के तौर पर आपको बताने वाले हैं कि एफडी करवाने के क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप एफडी कराने का सोचें तो इस वीडियो को या तो आप खुद देखें या उस व्यक्ति को प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि वो एफडी करवाने से पहले एक बार इस वीडियो को देखे, फिर वो डिसीजन करे कि मुझे एफडी करवानी है या नहीं करवानी है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों एफडी के डिसएडवांटेज को जान लेते हैं। तो दोस्तों, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाने के बेनिफिट तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर 13 डिसएडवांटेज यानी कि एफडी करवाने के आपको कुछ नुकसान जो हो सकते हैं। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और एफडी आपने करवानी है या नहीं करवानी है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम इनके ऊपर जो होने वाले नुकसान जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास होते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है कि मेरा 1 लाख रुपए है, ये हो सकता है 2 लाख रुपए आप कर दो 1 महीने में, 1 साल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है ये आपका 50,000 भी रह जाए या जीरो भी हो जाए। तो ये रिस्क आप कितना ले सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों रिवॉर्ड। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 4% मिल जाए वो भी बहुत है, एक कहता है मुझे 10 मिल जाए बहुत है, एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 18% भी कम लग रहा है। तो आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए। और टाइम की बात करें दोस्तों, एफडी को आप 7 दिन से लेकर के और 10 साल तक करा सकते हैं। तो आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका पर्पज क्या है। मान लीजिए खुद की शादी, बच्चों की शादी, एजुकेशन और किस तरह का पर्पज है, मकान बनाना है, उसके लिए आप पैसा यहाँ पे इकट्ठा करना चाहते हैं। ये सारे फैक्टर ध्यान रखने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। एफडी फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ है, सिक्योर है, अच्छा रिटर्न देती है, गारंटी है गवर्नमेंट की। डिटेल के अंदर हमारी एफडी की जो मास्टर क्लास है दोस्तों, और भी बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो उनको भी आप रेफर करना ना भूलें। हम इस वीडियो में बात करेंगे एफडी का जो रिटर्न होता है, जो भी इनकम आती है वो क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आती है। तो जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा वहीं पर ही आपको एफडी करानी है। दोस्तों, कई बार बैंक के अंदर एफडी के, मैंने एसबीआई का एग्जाम्पल आपको दिया था, अगर आप 45 डेज तक एफडी कराते हो तो मान लीजिए 3.5% का ब्याज मिलता है, और 46 डेज की एफडी कराते हो तो 5.5% का ब्याज मिलता है। तो बैंक वाला क्यों चाहेगा कि आपको ज्यादा वाला ब्याज मिले। तो आपको जब भी एफडी करानी है, इस टेन्योर को हर बैंक की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता हो वहीं पर ही आपको एफडी करवानी है। एफडी का मतलब है आपने लोन दिया है बैंक को, आपने बैंक को लोन दिया है, बैंक उसका इस्तेमाल करेगा और आपको बदले में ब्याज देगा। लेकिन एफडी के कुछ डिसएडवांटेज जो कि नुकसान है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो एफडी का नुकसान है दोस्तों, यहाँ पे लिमिटेड रिटर्न है। रिटर्न आपकी क्या होती है मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट होती है, और ये हमेशा फिक्स होती है और लिमिटेड होती है। आपको मान लीजिए 3-3.5% से लेकर के जैसा आपका टेन्योर होगा 7-8, अब जोर मार लेंगे सीनियर सिटीजन ये वो सब कैटेगरी में जाने के बाद भी 8.5-9 से ज़्यादा आपको ब्याज नहीं मिलने वाला है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे दोस्तों, पिछले 4 साल में 3 साल में सोना डबल हो गया है। रियल एस्टेट की बात करेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी मकान, दुकान, प्लॉट देख लें, पहले कितने का था और अब कितने का था। म्यूचुअल फंड, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, आपको रिस्क आता है, तो म्यूचुअल फंड ETF में पैसा लगा सकते हैं। और जो स्टॉक है दोस्तों, बहुत ऐसे अच्छे स्टॉक हैं, हालांकि फिलहाल तो करंट के अंदर काफ़ी नेगेटिव चल रहा है मार्केट, लेकिन ये भी अभी एंट्री करने का टाइम है। तो आप एफडी करा करके आप अच्छे शेयर ले लेते हैं तो भी आपको दोस्तों एफडी से तो ज़्यादा ही
ब्याज इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब दूसरा एडवांटेज है टैक्स। टैक्स आपको पता होगा, हमारी जो ताई हैं वो बोलती हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप कमाते हो तो। हालांकि प्रिंसिपल पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपकी एफडी थी और 1 लाख रुपए उसको ब्याज मिला, तो आपको जो टैक्स देना है वो 1 लाख पर देना है, 10 लाख पर नहीं देना है। लेकिन आपको इंटरेस्ट पर टैक्स पे करना है। अगर आपका इंटरेस्ट और बाकी इनकम मिलाकर के 7 लाख रुपए तक है और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपका टैक्स दोस्तों जीरो हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपकी सैलरी, इंटरेस्ट, बिजनेस की इनकम वगैरह आती है और आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो कहाँ पर तो दोस्तों आपको पड़ रहा था जीरो टैक्स और कहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ELSS, सोवरन गोल्ड बॉन्ड वगैरह में जाते हो तो यहाँ पर तो 1.25 लाख माफ है, सोवरन गोल्ड बॉन्ड की इनकम सारी की सारी माफ है, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम जो आपकी यहाँ पे आ जाती है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। और एक एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको 7% के हिसाब से आपने FD कराई और आप 30% की कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसका 2.1% तो आपका टैक्स ही कट जाएगा। आपको FD पर ब्याज मिला सिर्फ 4.9, यानी कि 5% से भी कम ब्याज कई बार किसी कंडीशन में मिल जाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को यहाँ पे 30% टैक्स देना है, लेकिन फिर भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स का एक छोटा भाई TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक वालों की जिम्मेदारी लगा दी, आप किसी को भी ब्याज दें तो उसका टैक्स पहले से ही काट लें। तो दोस्तों ये एक तरह से एडवांस टैक्स हो गया। अगर आपका पूरे साल का ब्याज 40,000 से ज़्यादा का कट जाता है, अगर एक्स्ट्रा चला जाता है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, 50,000 से ज़्यादा का आपका ब्याज चला जाता है और आपने पैन कार्ड दे रखा है बैंक के अंदर, तो 10% TDS आपका काट लिया जाएगा और ये कटा हुआ TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पैन कार्ड में शो हो जाएगा और 3 महीने बाद आपके फॉर्म 26S में आ जाएगा। और साल खत्म होने के बाद AIS और TAS के 2 फॉर्म होते हैं। 26S, AIS, TAS आपको कैसे चेक करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। और TDS से आप कैसे बचें तो आपको इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप चाहते हैं कि FD के ऊपर आपका TDS ना कटे तो वो भी वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। हाईएस्ट TDS दोस्तों, ज्यादा TDS आपका कटेगा। मैंने आपको बताया था अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो 10 कटेगा, और पैन कार्ड नहीं दे पाते हो, गलती हो गई दोस्तों आपसे, या पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी माना जाएगा कि आपका पास पैन कार्ड था ही नहीं, तो 20% का TDS आपका कटेगा। और क्योंकि जब आपका पैन कार्ड ही नहीं था या अपडेट ही नहीं था तो 26S में भी शो नहीं होगा तो आप उसका रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो मेक श्योर करें 40,000 से ज्यादा और 50,000 से ज्यादा का अगर आपका ब्याज आ रहा है तो आप बैंक में पैन कार्ड देना सुनिश्चित करें। इसके बाद में इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों जब भी नाम आता है तो बड़ा ही खतरनाक वर्ड है। तो FD एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। आपको पता होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अगर एक लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो बैंक वालों की जिम्मेदारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पर बैंक, पर फाइनेंशियल ईयर, पर पैन कार्ड। अगर आप नगद जाकर के FD कराते हो 2 लाख, अदर देन FD नगद की कराते हो, मान लीजिए ऑनलाइन या बैंक से ही पैसा आपने कटवा दिया तो 10 लाख से ज्यादा की आपने FD करवा ली और आपने ITR नहीं भरी दोस्तों, ITR नहीं भरी तो आपका क्या हो सकता है, अगर FD 50 लाख या उससे कम तक है तो साल खत्म होने के 4 साल तक, और FD 50 लाख से ज्यादा है तो साल खत्म होने के 6 साल तक आपका सेक्शन 148 के अंदर केस खोला जा सकता है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, या आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है तो आपको 101% नोटिस आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों जब भी आप FD करवाएं तो मेक श्योर करें अपनी ITR जरूर भर दें ताकि आपका इन फ्यूचर में नोटिस वाला झमेला ना पड़े। अब दोस्तों ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर तो इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि बैंक हमेशा गारंटी देते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, लेकिन DICGC एक संस्था है जो RBI के द्वारा ही गवर्न होती है। ये बोलते हैं कि अगर इस बैंक में कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, बैंक डूब जाता है तो आपका 5 लाख रुपए ही हम सेफ देने वाले हैं। इसके अंदर FD, RD, सेविंग, करंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट सब मिला करके है। हालांकि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपनी FD कराते हैं तो यहां पर DICGC का रूल लागू नहीं होता है, यहां पर आपका सारा का सारा पैसा सेफ है। लेकिन अगर आप बैंक में कराते हो, वो बैंक डूब जाता है तो पर बैंक आपको 5 लाख की ही गारंटी सिक्योरिटी मिलने वाली है। अब प्री क्लोजर की बात करें दोस्तों, FD एक फिक्स डिपॉजिट होता है, मतलब फिक्स कर दिया अपने पैसे को, योर मनी है, बट वो इसको यूज करने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। मान लीजिए आपने क्या किया, 5 साल की FD करा ली, अब 1 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, बट यू हैव टू नीड अमाउंट, अगर आपको इस पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको प्री क्लोजर
या पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि 1% तक हो सकता है। मान लीजिए पहले ही आपको 6% मिल रहा था, अब 1% और दे देंगे तो आपका ब्याज वैसे ही 5% हो जाएगा। इस 5% में मान लीजिए 30% आपका टैक्स लग गया तो आपका ब्याज रह जाएगा सिर्फ 3.5%। तो कितनी ही विडंबना है, आपका पैसा और आप ही को पलंटी देनी पड़ रही है। लॉक इन पीरियड मैंने आपको बताया था कि एफडी का एक फिक्स डिपॉजिट होता है, तभी तो बैंक वालों को सेफ्टी होती है कि ये पैसा हमारे पास इतने टाइम के लिए पड़ा है। तो एफडी फिक्स टेन्योर होता है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए, जैसे कि टैक्स सेवर एफडी है, और ये एफडी अगर मान लीजिए नॉन कॉलेबल है तो दोस्तों आप बैठे रहिएगा और आप उसको देखते रहिएगा एफडी सर्टिफिकेट को, आप अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो यू कैन नॉट यूज योर मनी। अगर आप लंबे टाइम के लिए नॉन कॉलेबल या टैक्स सेवर एफडी करा लेते हो तो आप अपनी एफडी का पैसा यूज नहीं कर पाएंगे उस पीरियड तक। इन्फ्लेशन नाम की एक चिड़िया है दोस्तों, जो कि महंगाई दर कहते हैं इसे। आपकी इन्फ्लेशन जो होती है वो दोस्तों रूरल और ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग होती है। तो रूरल के लिए दोस्तों 6.68 है और शहर के लिए 5.62 है। मान लीजिए आपका एफडी का ब्याज 6% है और 6% में आपका 30% टैक्स लग जाता है, तो 1.8 तो आपका टैक्स ही लग गया। 4.2 के हिसाब से आपको एफडी का ब्याज मिला और 4.5% में आपके पैसे का क्या बना, कुछ नहीं बना। तो अल्टीमेटली आपकी मनी वहीं की वही रही या कई बार रिड्यूस हो गई। मान लीजिए 10 लाख की एफडी आपने कराई थी और 1 साल बाद आपको 40,000 रुपये और मिले, तो 10,40,000 रुपये आपके हो गए हैं। अब इस एफडी को अगर वही 10 लाख का सोना आप इस साल लेते और 1 साल बाद लोगे तो क्या आपको पता है सेम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इन्फ्लेशन को भी कई बार आपकी एफडी बीट नहीं कर पाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एफडी आपको लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए नहीं करानी है दोस्तों। साल, 2 साल, 3 महीने, 6 महीने के लिए आप एफडी कराएं, बढ़िया है, लेकिन आपको लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना है तो आपको एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ना होकर के अच्छे स्टॉक्स, दोस्तों टाटा का, रिलायंस का, आईआरसीटीसी का, रेलवे के इतने स्टॉक हैं, म्यूचुअल फंड में लगा दो। शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते, ईटीएफ के अंदर लगा दो, सोने के अंदर लगा दो। सोने के बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। रियल एस्टेट में एक प्लाट लेकर के छोड़ा होता आपने तो आपका पैसा डबल हो जाता, और एफडी डबल पता नहीं कितने सालों में जाकर के होने वाली है। इसके बाद में एक और नुकसान एफडी कराने का, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको कुछ अमाउंट के ऊपर नहीं मिलता है। ये क्या है? टीडीएस आपको पता होगा, आपका हर साल कट जाता है। अब आपने मान लीजिए 5 साल की एफडी दोस्तों करा रखी थी और एफडी थी आपकी 50 लाख रुपए की और ब्याज था 8%, तो आपका 4 लाख रुपए आपको ब्याज मिलने वाला है। अब 50 लाख में 4 लाख रुपए जुड़ गया तो अगला ब्याज आपको 54 लाख रुपए पे मिलना था, लेकिन आपका 10% टीडीएस कट करके 40,000 रुपए आ गया। अब ये 40,000 रुपए आपकी इनकम में एफडी के अंदर नहीं जुड़ने वाला है। अगला ब्याज आपको 53,60,000 पर ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ आया कि जो आपकी मूल अमाउंट थी उसमें जो एफडी का ब्याज जुड़ना था उसके ऊपर अगला ब्याज मिलना था, लेकिन इसमें से टीडीएस तो आपका कट गया और वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में पहले ही चला गया, और इसलिए आपको जो अगला ब्याज मिलेगा वो माइनस टीडीएस करके मिलेगा और टीडीएस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उस टीडीएस का आपके सेविंग अकाउंट में क्या फायदा, क्योंकि आपको उसके ऊपर एफडी का ब्याज नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों टीडीएस आपका गलती से कट गया है और आपकी इनकम इतनी नहीं थी, आपने फॉर्म 15 GH नहीं दिया, तो अगर आपका ब्याज था 40,000 से ज्यादा का, सीनियर सिटीजन थे 50,000 से ज्यादा का, और टीडीएस आपका कट गया है दोस्तों जून के अंदर, एग्जांपल देता हूं जून, क्योंकि अप्रैल मई जून के अंदर कटा आपका, ओवरऑल इनकम दोस्तों टैक्सेबल नहीं थी। मान लीजिए 7 लाख रुपए से कम थी, न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर या मई के अंदर जाकर के आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, और हो सकता है वो आपका टीडीएस हाथों हाथ ना भी आए, 2, 4, 6 महीने भी कई बार डिपार्टमेंट रिफंड इशू करने में लगा देता है। तो 1 साल बाद आपको इस टीडीएस का रिफंड मिलेगा अगर गलती से कट गया है। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, टीडीएस से बचना चाहते हो तो आपके लिए हमने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, उसको आप प्लीज रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में लैक ऑफ रेगुलर इनकम, दोस्तों कोई सीनियर सिटीजन है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, उसने जमा करा दिया और वो चाहता है हर महीने, हालांकि कुछ ऐसी एफडीआं होती हैं जो आपको रेगुलर आपका इंटरेस्ट आपके खाते में आ जाता है, लेकिन अगर आपने मान लो 5 साल की एफडी करा ली तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको 5 साल बाद ही आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। और वहीं पर पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये आपको रेगुलर इनकम देती है, हर महीने, हर 3-3 महीने में आपको ब्याज मिलता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एफडीज में ऐसा नहीं होता है। हो तो जाता है, वो आपको बैंक वालों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे इसमें रेगुलर इनकम चाहिए। तो दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। पैसा लगाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि ये पैसा मेरा कहाँ लग रहा है और मुझे कितनी रिटर्न आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया है तो प्लीज़ करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इसका भी कोई पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एफडी करते रहते हैं। आप स्पेशली आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को या किसी बुजुर्ग को इस वीडियो को जरूर दिखाएं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।